हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ते रहिए इजी नोट्स। और आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो आपको परीक्षा में हर बार देखने को मिलता है, जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंगें। ये हर साल आता है, तो इसको अच्छे से जानेंगे। चलिए, और आप भी इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं उसके बारे में हम बताएंगे। देखो, इनको क्या कहेंगे, ये पहले हमें इनको जानने से पहले हम दो तरंगों के बारे में और जान लें। पहला क्या है, जैसे मैं बता दूं। नंबर एक, यांत्रिक तरंगें। यांत्रिक तरंग, इसे बोलेंगे मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, या कहेंगे हमें इसे ध्वनि तरंग। एग्जाम्पल की तरह हम इसे क्या समझेंगे, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग। और दूसरा होगा हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इन इन दोनों में हम डिफरेंस समझेंगे कि ये जो तरंगें होती हैं इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी ये जो तरंगें होती हैं, यांत्रिक तरंगें, इनको चलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। लिख देंगे हम माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता होती है, यानी कोई ना कोई माध्यम इसका होना चाहिए। लेकिन ये जो तरंगें होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें, इनका फैक्ट समझेंगे हम। इनको किसी माध्यम की तरंग ज़रूरत नहीं होती चलने के लिए। यानी किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, यानी नहीं होती, इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है इन तरंगों को चलने के लिए। दूसरा फैक्ट है इसका, इन्हीं का, कि ये जो तरंगें होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें, ये कैसी तरंगें होती हैं, आर्टिफिशियल, मतलब कृत्रिम तरंगें होती हैं ये। ठीक है, तरंगें होती हैं, ये नेचुरल नहीं है, ये मानव के द्वारा क्या है, ये बनाई हुई होती हैं, मतलब आर्टिफिशियल है, कृत्रिम तरंगें होती हैं। तो इतना हमने समझ लिया। आगे समझेंगे हम इसको कि क्या होगा। सबसे पहले इन तरंगों को किसने देखा था, मैक्सवेल ने देखा था। कब देखा था, 1831 से लेके 79 के बीच में इनको देखा था। ठीक है, उसके बाद यानी मैक्सवेल ने देखा था, मैं लिख दूं, चलो इन तरंगों की बात करेंगे। सबसे पहले इन तरंगों को मैक्सवेल ने देखा था। किसने देखा था, मैक्सवेल ने देखा था। और कब देखा था, 1831 से लेके 79 के बीच में। इसके बाद में इन तरंगों को दूसरे नंबर पे इनका प्रैक्टिकल किया था हार्ट ने। किसने, हार्ट ने, वैज्ञानिक थे ये। इन्होंने देखा था इनको 1887 में। और इसके बाद आए थे हमारे तीसरे नंबर पे सी बॉस, ये इंडियन थे,
और इन्होंने देखा था इनको 1894 से 99 के बीच में इनको देखा था। और 4 नंबर पे हमारे चौथे नंबर पे आए थे भैया मार्कोनी। कौन आए थे? मार्कोनी, जिन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था, है ना। और 1896 में ही आए थे। रेडियो का इन्होंने क्या किया था? मतलब आविष्कार किया था। और इन्हीं तरंगों का उन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, क्योंकि ये जो है ना 1896 सॉरी, ये क्या है 1896 कौन आए थे? मार्कोनी आए थे। लेकिन सी बोस देखो, उन्होंने सबसे पहले क्या देखा था? इनसे पहले ये आ गए थे 1894 से लेके 1899। तो ये कहीं ना कहीं इसके बीच में आता है 96। तो इनको सबसे पहले मतलब हम कह सकते हैं कि मार्कोनी से पहले सी बोस ने यानी इन्होंने इनको देखा था। तो ऐसा लगता है कि ऐसी अवधारणा बताई जाती है कि इन्होंने इनकी क्या की थी? चीटिंग की थी, है ना। तो आजकल प्रचलित क्या है कि हम इन्हीं को देखते हैं, मार्कोनी के बारे में हम ज़्यादा पढ़ते हैं। तो अब समझते हैं, हमने समझ लिया यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं ना। ये एक तरह से ध्वनि तरंगें होती हैं, ध्वनि उत्पन्न करती हैं। और इनको गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं? ये तरंगें आर्टिफिशियल होती हैं और इन तरंगों से क्या होता है? किसी मानव को या फिर किसी जीवधारी को कोई भी हानि नहीं होती है। इस तरह से हमने पढ़ा था। और इनको मतलब किसी माध्यम की आवश्यकता इनको नहीं होती और यांत्रिक तरंगों को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ये हमने समझ लिया। ठीक है, यानी विद्युत चुम्बकीय जो तरंगें होती हैं उनको गति करने के लिए, चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। तो आगे देखते हैं, आगे समझेंगे हम कि क्या होगा। अब हमने डेफिनेशन समझ ली। अगर आप प्रैक्टिकली डेफिनेशन समझना चाहते हैं या मतलब जो बुक वाली है वो देखना चाहते हैं तो चलिए वो भी दिखा देते हैं। वो क्या होगी आपकी बुक में लिखी हुई, तो वो मैंने यहाँ पे ये लिख ली है और ये आप इसको देख लो अच्छे से। ठीक है, क्या है ये देखो। सबसे पहले बात करेंगे परिभाषा क्या होती है। ब्रिटिश वैज्ञानिक ने सन 1865 में, ठीक है, 1831 से लेकर 79 में, यानी ये कहाँ आता है? उसी में आता है 65 में। ये बताया कि जब कभी किसी परिपथ में वैद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है, यानी कोई भी परिपथ होगा उसमें धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, तो ऊर्जा उस परिपथ के चारों ओर तरंगों के रूप में, किसके रूप में? तरंगों के रूप में कंपन करने लगती है और उन्हें हम क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। ये यहाँ तक देख लिया। अब चलिए डायग्राम के थ्रू इसकी डेफिनेशन को भी हम समझेंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि एक डायग्राम बना लेते हैं हम इसमें। और डायग्राम बना लेते हैं, इसमें क्या करते हैं हम? इस तरह से हम 3 अक्ष बना लेते हैं। ये क्या होगा? हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा क्या होगा भाई? इसको मान लेते हैं वाई अक्ष है और इसको मान लेते हैं जेड अक्ष। ठीक है, हमने तीनों अक्ष मान लिए। अब इसमें 2 प्रकार की तरंगें हमारी गति करेंगी। एक कौन सी? विद्युत तरंग, और हमारी दूसरी कौन सी होगी? चुंबकीय तरंग। इन दोनों ही तरंगों को मिलकर हमारी जो एक तरंग बनेगी वो ही बनेगी विद्युत चुंबकीय तरंग। तो पहले मैं आपको विद्युत तरंग की गति को दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ से विद्युत तरंग ये गई गति करने के बाद, और फिर क्या हुआ? यहाँ से नीचे को आई और नीचे से फिर ऊपर को गई, इस तरह से कि जेड एक्सिस है, और यहाँ से फिर नीचे आई। ठीक है, और फिर ऊपर चली जाएगी ऐसे करके। तो अब ये वाली जो तरंग हो गई हमारी, कौन सी हो गई भाई? इसको हम ई से शो करेंगे, मतलब इलेक्ट्रोवेव हो गई है। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोवेव, यानी कि विद्युत
तरंग, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, विद्युत तरंग। अब दूसरी वाली हमारी जो तरंग होगी ये इस तरह से गति करेगी, ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, ये यहाँ से नीचे आएगी और ये ऊपर जाएगी और फिर ऐसे करके नीचे, ये संचरण की दिशा है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे चुंबकीय तरंग। क्या बोलेंगे हम इसको, चुंबकीय तरंग। और इसको हम किससे शो करेंगे, बी से शो करेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे हम चुंबकीय तरंग। और ये क्या है, संचरण की दिशा है, संचरण की दिशा, की दिशा, ठीक है, ये इस दिशा में क्या हो रही हैं, गति कर रही हैं, ठीक है, कंपन कर रही हैं एक तरह से। अब ये बी हो गया और ये इस तरह से हम इसमें दिखाएंगे, इस तरह से। अब क्या हो रहा है, ये देखो, अब इसकी हम अगर डेफिनेशन समझें तो क्या होगा कि विद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग एक दूसरे के अध्यारोपण से, किससे, अध्यारोपण मतलब क्या, ओवरलैपिंग से संचरण की दिशा में गति करती हैं। इस प्रकार की तरंगों को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। इस तरह से भी आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। ओवरलैपिंग क्या है, ये ओवरलैपिंग मतलब एक तरह से क्या है, जैसे हम देख सकते हैं कि दो जो सरप सांप होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर मतलब क्या करते हैं, लिपटे हुए रहते हैं, इसी प्रकार से ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। ओवरलैपिंग हम इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये हो गई चुंबकीय तरंगों का डायग्राम एक तरह से, ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम इसके गुण। क्या देखेंगे हम, इसके गुण। तो चलो गुण क्या क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे गुण, ये हेडिंग हो गया। सबसे पहले ये एक दूसरे के क्या होंगी भाई, अभी मैंने बताया था आपको कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और ये एक दूसरे के क्या हैं, डायग्राम के थ्रू एक दूसरे के क्या हैं, ये एक दूसरे के भाई लंबवत हैं। तो आप देख लो, सबसे पहला गुण इनका यही होगा कि ये होंगी एक दूसरे के लंबवत। ये दोनों किरणें एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, एक दूसरे के लंबवत होती हैं, लंबवत होती हैं। दूसरा इनका फैक्ट है कि भाई इन तरंगों को यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसकी, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, नहीं होती। ये किसी भी माध्यम में गति कर सकती हैं, मतलब कोई मतलब ही नहीं है कि माध्यम है या ना हो। और तीसरा फैक्ट है इसका नंबर 3 कि ये कैसी तरंग होती हैं, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ठीक है। और अगला फैक्ट लिखेंगे हम नंबर 4 कि इन तरंगों में क्या होता है, ध्रुवण होता है, पोलराइजेशन संभव है, यानी ध्रुवण भैया होता है इनमें, ठीक है, ये भी हम समझ लेंगे। और अगला फैक्ट है हमारा जो 5वां वाला है वो कि हम क्या करेंगे इसको, 5वां वाला फैक्ट है हमारा कि ये जो चुंबकीय तरंगें हैं वो कैसी होती हैं भैया, आवेशित नहीं होती हैं। कैसी नहीं होती हैं, आवेशित नहीं होती है, अनावेशित होती हैं, मतलब आवेशित नहीं होती हैं। अगर आवेशित होंगी तो इससे क्या है कि मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये हमारे चारों ओर इर्द गिर्द घूमती रहती हैं और लाखों की संख्या में घूमती रहती हैं। अगर इनमें आवेश होगा तो हम लोगों को क्या लगेगा, शॉर्ट लगेगा एक तरह से, ठीक है। तो इसलिए ये कैसी होती हैं, अनावेशित होती हैं, मतलब आवेशित ये नहीं होती हैं। तो काफ़ी मतलब ये 5 ही फैक्ट काफ़ी हैं, वैसे तो इसके 8-9 फैक्ट दिए हैं, तो इतना ही हम याद रखेंगे। तो ये वीडियो आपको मतलब ये जो थ्योरी है आपको इसकी चुंबकीय तरंग की पसंद आई होगी, मतलब समझ में आ गई होगी, ठीक है।